यह लड़का एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग नाइट जॉब करता है, इसलिए जब वह स्कूल पहुंचता है तो पॉपुलर किड्स बाहर ग्रुप बनाकर हंसते खेलते खड़े होते हैं। लेकिन अरागी काई बिना किसी को देखे, बिना एक शब्द बोले चुपचाप उनके पास से निकल जाता है। तभी मिदो शुजी उसे ग्रीट करता है, पर काई फ्रेंडली होने की जरा भी कोशिश नहीं करता। इसी वजह से लड़कियां ताना मारते हुए कहती है कि ऐसे लोगों को ग्रीट करने की भी जरूरत नहीं है। काई के लिए हर कॉन्वर्सेशन एक बोझ जैसा है। जब वह क्लासरूम में पहुंचता है तो अराशी घमंड भरी आवाज में सबको आदेश देता है कि उसे रिस्पेक्ट दो और ग्रीट करो, लेकिन काई को इन लोगों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अराशी गुस्से में उसे पुकारता है और पूछता है कि जब कोई उससे बात करे तो क्या वह जवाब नहीं देगा। जब अराशी उसे जगाने की कोशिश करता है तो उसके रिएक्शन से वह चौंक जाता है। वह जोर से चीख पड़ता है ताकि अपना हाथ छुड़ा सके, लेकिन काई उसकी कलाई को हल्का सा दबाकर उसे चुप करा देता है। जब अराशी खुद को छुड़ाता है तो वह फिलहाल उसे और उकसाने की जिद नहीं करता। बुली डर जाता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की कहती है कि वह बहुत शोर कर रहा है, अराशी फिर से बदतमीज बन जाता है। आखिर वह सिर्फ एक लड़की है। तभी वे आगे आती है। वह डिसिप्लिनरी काउंसिल से है और उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए बुली बैठ जाता है, लेकिन अपने पैर मेज पर रख लेता है। छात्रों को यह नहीं पता कि अरागी काय की इतनी ज्यादा नींद की वजह उसका फॉरबिडन नाइट जॉब है। एक क्रिमिनल पुलिस से बच निकला था, लेकिन काय की ब्लेड से नहीं बच पाया। यही उसका सीक्रेट काम है। काय स्कूल में अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरे का संकेत देती हैं। अचानक क्लासरूम के फर्श पर नीली रोशनी चमकती है और सभी छात्र घबरा जाते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एलिपोर्ट हो जाते हैं। वे खुद को एक पुराने कासल में पाते हैं। पत्थर की दीवारें, बड़े स्तंभ और बाहर निकलने का एक ही रास्ता। सब लोग फर्श पर बेहोश पड़े हैं। सबसे पहले काय होश में आता है और चारों तरफ देखता है। थोड़ी देर में बाकी छात्र भी उठने लगते हैं। पैनिक फैल जाता है, लेकिन शूजी सबको शांत करता है। काय राहत महसूस करता है कि शूजी क्लास पर संभाल रहा है। तभी अराशी खड़ा होकर कहता है कि समय बर्बाद नहीं कर सकते और अपने 2 लड़कों को साथ आने को कहता है। काय उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट आ रही है। उसे एक आदमी और एक औरत के आने का एहसास होता है। दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी अंदर आते हैं। वे मेडिवल कहानी के पात्र जैसे दिखते हैं, अजीब पुराने ढीले कपड़े और चोगे पहने हुए। लड़की उन्हें इम्प्रेसिव और हीरो कैंडिडेट्स कहकर ग्रीट करती है। काय बूढ़े आदमी को देखता है और समझता है कि उसकी बनावट तलवार चलाने वाले जैसी है और वह सतर्क है। लड़की सामान्य लगती है, लेकिन उसके शरीर में हल्की मजबूती दिखती है। वे खुद को लियोनोरा बताती है, जो डिगारिस्ट के पवित्र देश की आर्च बिशप है। उसके साथ खड़ा आदमी गैस है, जो उसका नाइट और प्रोटेक्टर है। अराशी कहता है कि उसने कभी डिगारिस्ट का नाम नहीं सुना और पूछता है क्या वह मजाक कर रही है। लियोनोरा कहती है कि वह मजाक नहीं कर रही। शूजी समझाता है कि अचानक यहाँ आने से सब घबराए हुए हैं। लियोनोरा बताती है कि उन्हें एक पैरेलल वर्ल्ड में बुलाया गया है। वह मानवता की आखिरी उम्मीद है और उन्हें ईविल डेमन किंग को हराना होगा। वे इस दुनिया के हीरो कैंडिडेट्स हैं। छात्रों को यह बात मानना मुश्किल लगता है। गैस अराशी से कहता है कि देश की सेंट से बात करते समय अपनी जुबान संभाले। अराशी नहीं डरता। गैस तलवार निकालता है, लेकिन लियोनोरा उसे शांत करती है। अचानक अराशी गैस पर झपटता है, लेकिन वार होने से पहले ही गैस तेजी से तलवार घुमाकर अराशी के सिर पर हल्की चोट लगा देता है। लियोनोरा गैस के अग्रेसिव व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह सब समझाएगी, लेकिन पहले सबको शांत होकर सुनना होगा। उसकी शांत मुद्रा बदल जाती है और माहौल गंभीर हो जाता है। वह बताती है कि डेमन किंग के आक्रमण ने मानवता को विनाश के कगार पर ला दिया है। डिगोरिस्ट देश अब भी लड़ रहा है, लेकिन उनके पास आक्रमण रोकने की ताकत नहीं बची। लियोनोरा कहती है कि वे सब मानवता की अंतिम उम्मीद है। छात्र कहते हैं कि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, तो ये कैसे संभव है। कुछ लड़कियां रोने लगती हैं। गैस कहता है कि भले ये नामुमकिन लगे, लेकिन उन्हें कोशिश करनी होगी। वो कहता है कि वे अपने असली दुनिया में तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक डीमन किंग को हरा ना दे। ये सुनकर छात्र स्तब्ध रह जाते हैं। काय समझता है कि गैस ने ये बात उन्हें प्रेरित करने के लिए कही है। वो जानता है
कि शांत जीवन जीने वाले लोग अचानक किसी की जान नहीं ले सकते। इसके लिए टैलेंट और एक्सपीरियंस चाहिए। इस बीच अराशी खड़ा हो गया। उसके सिर से अब भी खून बह रहा था और वो गुस्से से उन्हें कोसने लगा कि वे लोग उन पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अराशी ने साफ कह दिया कि उससे बिल्कुल ऐसे ही लोग नफरत है। गैस ने देखा कि इतनी चोट के बाद भी अराशी की हिम्मत टूटी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद ये लड़का सच में एक काम का योद्धा बन सकता है। लेकिन अगले ही पल गैस ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और मन में तय किया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे मार देना ही बेहतर होगा। वो कदम उठाता उससे पहले ही लियोनोरा वहां पहुंच गई और उसने अराशी के घाव को भरना शुरू कर दिया। लियोनोरा ने समझाया कि जो शक्ति वो इस्तेमाल कर रही है उसे सिस्टम कहा जाता है। ये उनके देवताओं का दिया हुआ उपहार है। उसने उन्हें आसान शब्दों में बताया कि ये उनकी दुनिया के मैजिक जैसा ही है। काई ने तुरंत गौर किया कि उसे उनकी संस्कृति के बारे में पता है, जिससे उसके मन में सवाल उठा कि क्या उसने पहले भी उनकी दुनिया से लोगों को बुलाया है। वो शुजी की ओर बढ़ी और बोली कि यही सिस्टम पावर असली वजह है जिसके कारण उसने उन्हें यहाँ समन किया। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक शुजी की कलाई चमकने लगी। अगले ही पल उसके हाथ में रोशनी से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। लियोनोरा ने बताया कि वे भी सिस्टम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी जन्मजात डिवाइन प्रोटेक्शन को जागृत कर सकते हैं। उसने स्वीकार किया कि उसकी एक स्वार्थी विनती है। उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया है और अब वे लौट नहीं सकते। इसलिए उसने उनसे अपनी शक्तियाँ उसे उधार देने की प्रार्थना की। शुजी ने कहा कि चाहे उन्हें कितनी भी शक्ति मिल जाए, वे तुरंत लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। इस पर लियोनोरा ने भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस दौरान उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शुजी ने तुरंत स्थिति संभाली और अपने साथियों से कहा कि वो जानता है सब डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पहले जानकारी और सुरक्षा चाहिए। फिलहाल उन्हें लियोनोरा की बात सुननी चाहिए। सबने सहमति जताई, ये देखकर कि वे मदद के लिए तैयार हैं। लियोनोरा ने उन्हें उनकी डिवाइन पावर्स देना शुरू किया। मैर को टेलीकाइनेसिस मिली, अराशी को एक्सप्लोजन पावर मिली, रीना को फायर पावर मिली, योशिया को विंड पावर मिली और बाकी सभी छात्रों को भी अलग अलग अद्भुत शक्तियाँ मिली। फिर लियोनोरा ने पूछा, क्या कोई बाकी है? तब काई ने हाथ उठाया। उसने उसे भी उसकी शक्ति दी और काई ने तुरंत महसूस किया कि उसकी नज़र बदल रही है। नई शक्ति मिलते ही वो अचानक लियोनोरा के स्टेप्स पढ़ सकता था। उसकी आंखें लाल हो गई। लियोनोरा ने बताया कि उसे जजमेंट नाम की एक बेहद रेयर शक्ति मिली है। इस शक्ति से वो किसी भी लक्ष्य के स्टैट्स और डिटेल्स देख सकता है। काई ने तुरंत इसे खुद पर आजमाया और अपने सारे स्टैट्स देख लिए। अराशी ने अपनी शक्ति आजमाई और तुरंत काई का मजाक उड़ाया कि उसे तो बस नई आई कलर मिली है। काई ने देखा कि बाकी सभी छात्र खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट और घमंडी हो गए हैं। उसे ये सब थोड़ा मज़ेदार लगा क्योंकि उन्हें इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऊपर से उनकी शक्तियाँ उधार की है और कभी भी गायब हो सकती है। लेकिन काई बिल्कुल शांत रहा। वो जानता था कि उसके पास काम निकालने के और भी तरीके हैं। जब सबको उनकी शक्तियाँ मिल गईं तो लियोनोरा ने उन्हें आराम करने को कहा। उस शाम हीरो कैंडिडेट्स को उनके अपने कमरों में ले जाया गया, लेकिन काई वहाँ चुपचाप रुकने वाला नहीं था। वह जल्दी से अपनी खिड़की से बाहर निकल गया और ज़्यादा जानकारी ढूंढने के लिए तैयार था। बाहर गार्ड्स गश्त कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे हीरो कैंडिडेट्स का मजाक उड़ा रहे थे कि वे कितने कमज़ोर दिखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यही बच्चे डीमन किंग को हराने के लिए चुने गए हैं। एक गार्ड बड़बड़ाया कि सेंट्स ज़रूर कुछ ऐसा जानते हैं जो वे नहीं जानते। काई ने उनकी पूरी बातचीत चुपचाप सुनी। फिर उसने अपने जजमेंट पावर का इस्तेमाल एक गार्ड पर किया। उसे तुरंत दिख गया कि वह आदमी सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप जानता है। ये जानकर काई आगे बढ़ गया और जवाब ढूंढने लगा। उसे यह भी पता चला कि शहर बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है। वह इनर कैसल में घुसना चाहता था, लेकिन दरवाज़ों पर भारी सुरक्षा और ढेर सारे गार्ड्स थे। अभी घुसना नामुमकिन था, इसलिए उसने जल्दबाजी न करने का फैसला किया और बाद में लौटने का सोचा। दूसरी तरफ खुले मैदान में रीना अपने दो साथियों के साथ सही जगह तलाश रही थी। वे अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस करने आए थे। तीनों ने अपने एलिमेंट्स को बुलाना शुरू किया और ध्यान से उन्हें देखने लगी।
रीना डिवाइन प्रोटेक्शन को सच में समझना चाहती थी। काई एक झाड़ी में छिपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। लड़कियों ने भी झाड़ियों से आती अजीब आवाज सुनी। तभी एक विशाल छिपकली जैसा राक्षस झाड़ियों से बाहर फट पड़ा। साफ था कि वह लड़कियों की मैजिक से आकर्षित होकर आया था। काई ने तुरंत जजमेंट पावर से उसके स्टैट्स देखे और वह अंदर से हिल गया। उसके स्टैट्स बेहद खतरनाक थे। राक्षस दहाड़ा और सीधे लड़कियों के पीछे दौड़ पड़ा। काई ने तुरंत समझ लिया कि वह बेहद ताकतवर और आक्रामक है, लेकिन सिर्फ सीधी लाइन में दौड़ता है और ज्यादा समझदार नहीं है। काई ने एक चाकू फेंका जो उसकी मोटी चमड़ी को चीर गया। उसी वक्त रीना ठोकर खाकर गिर गई। राक्षस उसे कुचलने ही वाला था कि अचानक वह वहीं जम गया। लड़कियों ने देखा कि उसके सिर में चाकू धंसा है और खून बह रहा है। वे समझ नहीं पाई किसने बचाया, लेकिन वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत भाग गई। काई के पास उन्हें बचाने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन उसका मन उसे चुपचाप देखते रहने नहीं दे रहा था। उसने सोचा अगर ऐसे मॉन्स्टर्स इधर उधर घूम रहे हैं तो ये जगह बिल्कुल आसान नहीं होगी। वह अपने चाकू को लेने राक्षस के पास गया। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह तुरंत विशाल शव के पीछे छिप गया और इधर उधर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा बेहतर है अपने कमरे में लौट जाए और मुसीबत से दूर रहे। उसके जाते ही दीवार के पीछे से एक आकृति बाहर आई, पूरी तरह चौगे में ढकी हुई। चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने राक्षस का सिर कुचल दिया और उसकी आंखें निकाल दी। वह खुद से बड़बड़ाया कि ये हीरो कैंडिडेट्स कितने बेकार और कमज़ोर है, लेकिन तभी उसने काई को नोटिस किया। उसकी गंध बिल्कुल उनकी तरह थी। अगली सुबह गैस एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया, वही मरा हुआ राक्षस का शरीर। सभी हीरो कैंडिडेट्स उसे देखकर सन्न नहीं रह गए। गैस ने बताया कि ये राक्षस पिछली रात रॉयल कैपिटल के पास मरा हुआ मिला। उसने कहा डीमन किंग ने इन मॉन्स्टर्स को पागल बना दिया है और वे इंसानी मांस के लिए बेताब है। उसने साफ कहा कि उन्हें ऐसे ही प्राणियों से लड़ना होगा। फिर उसने स्टेडी नाम के एक रिसर्चर से पूछा कि क्या उससे राक्षस में कुछ अजीब मिला। स्टेडी ने पुष्टि की कि उस पर सॉर्सरी के निशान थे, शायद किसी ताकतवर डीमन का काम, मिड ग्रेड या उससे ऊपर का। उसे शक था कि डीमन्स नए और कमज़ोर हीरो कैंडिडेट्स की टोह ले रहे हैं। काई सोच में पड़ गया कि सॉर्सरी क्या मैजिक से अलग है। ये नया शब्द उसने पहली बार सुना था। शूजी ने पूछा क्या इसका मतलब कोई डीमन उस राक्षस को नियंत्रित कर रहा था। स्टेडी ने बताया कि शक्तिशाली डीमंस सर्विट्यूड स्पेल से कमज़ोर मॉन्स्टर्स को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तभी गैस उसे जल्दी से वहां से ले गया, जबकि वह और समझाना चाहता था। काई ने तय किया कि स्टेडी से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होगा। तभी उसे याद आया पिछली रात जो नज़रें उसने महसूस की थीं वे असल में एक डीमन की थीं। वह डीमन बेहद कुशल था क्योंकि काई मुश्किल से उसकी मौजूदगी पकड़ पाया था। उसके मन में डर सा बैठ गया कि शायद वह डीमन अभी भी आसपास है और उन्हें देख रहा है। अचानक उसे फिर किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। आराशी ने साफ कह दिया कि वे डीमन को मारे बिना घर नहीं जा सकते और वह इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। बाकी छात्रों ने भी हामी भरी। काई ने सोचा अच्छा है, सबको असली दांव समझ आ गया। तभी लियोनोरा अंदर आई और बोली घबराओ मत, बस उन्हें अपनी पावर्स सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। थोड़ी ट्रेनिंग काफ़ी होगी क्योंकि वे दूसरी दुनिया से है। उनकी ग्रोथ स्पीड यहाँ के लोगों से अलग होगी। एक हफ्ता पलक झपकते बीत गया और छात्र पूरी ट्रेनिंग मोड में रहे। काई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहा। वह नई भाषा का हर अक्षर पढ़ और समझ सकता था। उसे अब भी अजीब लगता था कि वे शुरू से ही एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। उसकी जजमेंट पावर लड़ाई के लिए खास नहीं थी, इसलिए वह बैटल ट्रेनिंग से बाहर रहा। लेकिन लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। उसे इतिहास, संस्कृति या डीमंस के बारे में ज़्यादा किताबें नहीं मिली। टॉप 5 छात्रों में नारुमी थी जो विंड नियंत्रित करती थी, आराशी अपने एक्सप्लोसिव पावर के साथ, काकी जिसके पास टेलीकिनेसिस थी, हाशिमोटो जिसके पास लैंड एबिलिटी थी और रीना जो फायर को कमांड करती थी। लेकिन एक और भी था जिसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। शूजी वही था। वह इतनी तेजी से मजबूत हुआ कि अपने स्वॉर्ड टीचर से भी आगे निकल गया। काई ने अपना जजमेंट स्किल इस्तेमाल किया और देखा
कि शुजी के सारे स्टैट्स बी ग्रेड से ऊपर पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले हफ्ते वे डी ग्रेड से भी नीचे थे। तभी अचानक 2 लड़के काय के पास आए और उसे छेड़ने लगे। काय ने महसूस किया कि अब बाकी लोग भी उसे नीचे समझने लगे हैं। नई पावर्स ने साफ तौर पर उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया था। उनमें से एक लड़के ने काय को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन काय ने बड़ी आसानी से उसे पलटकर धागाकर गिरा दिया। उसी समय ट्रेनिंग ग्राउंड पर लियोनोरा और गैस आ गए। लियोनोरा ने घोषणा की कि सबकी ग्रोथ उसकी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ रही है, इसलिए अब वे आगे बढ़ रहे हैं। नारुमी ने पूछा, क्या इसका मतलब डीमन किंग से लड़ाई है? लेकिन लियोनोरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, फिलहाल वे मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी। अगले दिन गैस और लियोनोरा सभी हीरो कैंडिडेट्स को एक गहरे जंगल में ले गए। गैस ने बताया कि वे कॉम्बैट ड्रिल्स के लिए आए हैं। यह जगह ताकतवर क्रीचर से भरी है, इसलिए वे एक बड़े ग्रुप में साथ नहीं रह सकते। उन्हें 2 या 3 के टीम्स में बंटना होगा। यह सुनते ही सबने जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स बना लिए और अंत में सिर्फ काय और केंजाकी बिना टीम के रह गए। मजबूरी में दोनों को साथ आना पड़ा। काय को काकी काफ़ी कॉन्फिडेंट, थोड़ा बेपरवाह और बेहद घमंडी लगी। उसने उसे अपनी ओर देखते हुए पकड़ भी लिया। तभी लियोनोरा ने ऐलान किया कि यह एक खास इवेंट है और जो टीम सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को हराएगी उसे सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ी देर बाद कॉम्बैट ड्रिल्स शुरू हो गए। चलते समय काकी ने काय से कहा कि उसकी पावर सबसे बेहतर है, इसलिए उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, बस वह उसके रास्ते में ना आए। काय ने शांत भाव से हामी भर दी और कहा, सब कुछ उसी पर छोड़ देता है। काकी हैरान होकर बोली, क्या उसे ज़रा भी प्राइड नहीं है? तभी काय ने पास ही छिपे 4 क्रीचर्स की मौजूदगी महसूस की। अचानक एक मॉन्स्टर उनकी ओर झपटा और काकी ने तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल की। उसकी एबिलिटी डोमिनेशन थी, जिससे वह किसी भी लक्ष्य पर अपनी इच्छा थोप सकती थी। उसने बस गॉब्लिन को झुकने का आदेश दिया और वह सच में झुक गया। कुछ ही मिनटों में काकी बेहद थकी हुई दिखने लगी। उसने बताया कि ज़्यादा देर तक पावर इस्तेमाल करने से माना ख़त्म होने लगता है और वह कमज़ोर हो जाती है। काय ने कहा, गॉब्लिन को ख़त्म कर दो क्योंकि एक और मॉन्स्टर हमला करने वाला है। लेकिन काकी हिचकिचाई और बोली, यह मॉन्स्टर उसे थोड़ा इंसान जैसा लग रहा है। काय ने इसे याद दिलाया कि वह फिर भी मॉन्स्टर है जिसने अभी उन पर हमला किया था। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और सोचा, काकी जापान की एक भोली स्टूडेंट है जो शांत जिंदगी की आदी है। तभी बाकी 3 गॉब्लिन्स भी सामने आ गए। काकी ने उन्हें भी झुकने का आदेश दिया और काय पर चिल्लाई कि सिर्फ खड़ा मत रहो, मदद करो। काय ने उसे याद दिलाया कि उसी ने कहा था वह बीच में ना पड़े। उसने गहरी सांस ली और गॉब्लिन्स को अपनी गर्दन मोड़ने का आदेश दिया और अगले ही पल वे मर चुके थे। काय यह देखकर सच में चौंक गया कि वह इस तरह कंट्रोल कर सकती है। काकी ने समझाया कि जितना कठिन आदेश होगा उतना ज़्यादा मुश्किल उसे पूरा करना होता है। मरे हुए गॉब्लिन्स उसे घिनौने लगे, लेकिन काय ने शांत शब्दों में उसे संभालने की कोशिश की। उसने पूछा, वह इतना काम कैसे रह सकता है, खासकर बिना किसी पावर के? काय ने बस कहा, शांत रहना उसकी आदत है। फिर उसने पूछा, क्या वह वापस लौटना चाहती है, क्योंकि वे आसानी से जंगल में खो सकते हैं। दोनों में हल्की बहस शुरू हो गई। केंजाकी सोचने लगी, काय इतना जिद्दी और रहस्यमयी क्यों है? तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। काकी तुरंत समझ गई कि वह हाशिमोटो की तरफ से आई है। काय ने पूछा, अब क्या करना चाहिए? काकी ने तुरंत कहा कि जाहिर है उन्हें वहां मदद के लिए जाना होगा। उधर मॉन्स्टर ने हाशिमोटो को दूर फेंक दिया था। वह बुरी तरह घायल थी और खून बह रहा था। हाशिमोटो ने नारुमी से भागने को चिल्लाकर कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर अब उस पर हमला करने वाला था। काकी ने तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल की और मॉन्स्टर को रुकने का आदेश दिया। नारुमी ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन काकी ने चेतावनी दी कि यह क्रीचर बहुत ताकतवर है और ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। काय ने नारुमी से पूछा, क्या हाशिमोटो जिंदा है? नारुमी ने कहा, हाँ, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। काय ने कहा, उसे उठाओ और तुरंत यहाँ से निकलो। नारुमी जाना नहीं चाहता था, लेकिन हाशिमोटो की हालत देखकर मजबूर हो गया। उसके जाते ही काय ने अपने जजमेंट से मॉन्स्टर के स्टैट्स देखे और उसकी खासकर डिफेंस देखकर हैरान रह गया। उसने समझ लिया उसके हमले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसे दिखा कि वह कोई म्यूटेंट है
और सोचने लगा यह असल में क्या है। तभी काकी चिल्लाई कि वह अब ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकती। काई ने कहा उसने काफी समय दिला दिया, अब उन्हें भी भागना होगा। काकी मान गई, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे क्योंकि वह अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी थी। हालात गंभीर देखकर काई ने तुरंत स्मोक ग्रेनेड निकाला और फेंक दिया। धुआं फैलते ही उसने केंजाकी को पकड़ा और छिप गया। उसने पूछा यह धुआं क्या है? काई ने कहा यह स्मोक ग्रेनेड है जो उसने ट्रेनिंग के समय बनाया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। वह कुछ गियर अपने साथ पहले से लाया था। उसके पास ज्यादा नहीं था, इसलिए वह उन्हें बेवजह खर्च नहीं करना चाहता था। यह बस बेसिक असैसिन टेक्निक थी। काकी ने माफी मांगी कि उसी के कहने पर वे मदद को गए और आज खुद उसे बचाना पड़ा। काई ने उसे रोका और कहा सॉरी मत कहो, धन्यवाद कहो, और दोनों फिर बहस करने लगे। काकी ने कहा उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन काई ने मना कर दिया। तभी शुजी और बाकी लोग वहां पहुंच गए। शुजी बिना देर किए बेर जैसे मॉन्स्टर पर टूट पड़ा क्योंकि उसने उसके दोस्तों को चोट पहुंचाई थी। उसने तेज वार किया और मॉन्स्टर के हाथ को घायल कर दिया। रीना भी कूद पड़ी और अपनी फायर पावर से हमला किया। आग ने ज्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन मॉन्स्टर की गति धीमी कर दी। सबने मिलकर फिर हमला किया। दूर से कोई चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह एक अनुभवी असैसिन डीमन था जिसका नाम डेल्फस था। वह मुस्कुराया और बोला यह आर्मोर्ड मॉन्स्टर इन हीरो कैंडिडेट्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज है। उसे खासकर शुजी की शांति पसंद आई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या हाइप कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते